साथियों, एनिमल न्यूट्रिशन का हम एक मॉडल टेस्ट पेपर इसके अंदर देखते हैं। साथियों, आप इस अगर चैनल पे पहले भी आ चुके हैं तो आपको पता ही होगा कि इसके अंदर मैंने एनिमल न्यूट्रिशन से रिलेटेड एक वीडियो सीरीज पूरी ट्यूटोरियल वीडियो की डाली हुई है। आप उस वीडियो सीरीज का पहले पूरा रूप से अध्ययन कर लें। उसके अध्ययन के पश्चात आप इस मॉडल टेस्ट पेपर को करेंगे तो आपको बहुत आसानी रहेगी और आसानी से प्रश्न आप सोल्व कर पाएंगे। मॉडल टेस्ट पेपर को सोल्व करने से आपका कॉन्फिडेंस भी इंक्रीज होगा। साथियों, आप अगर पहली बार इस चैनल पर आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें जो कि निःशुल्क है। साथियों, अब अपन पेपर को सोल्व करते हैं। सबसे पहला अपन प्रश्न देखते हैं, कर्ल ट्रो पैरालिसिस किसकी कमी से होता है? पेरिडॉक्सिन, राइबोफ्लेविन, पेंटोथेनिक, बायोटिन। साथियों, कर्ल टो पैरालिसिस एक बार पैरों की बीमारी है जिसके अंदर पैर मुड़ जाते हैं जानवरों में। ज़्यादातर ये पक्षियों के अंदर होता है और इसका आंसर है राइबोफ्लेविन की कमी से कर्ल टो पैरालिसिस होता है। रेकाइटोजेनिक तत्व है। रेकाइटोजेनिक तत्व है एंटी विटामिन डी, एंटी विटामिन सी, एंटी विटामिन के और एंटी विटामिन ई। साथियों, ऐसे तत्व जिसकी वजह से रिकेट्स होता है तो वो एंटी विटामिन डी कहलाएंगे जो कि रेकाइटोजेनिक होते हैं। पिगलेट एनीमिया किसकी कमी से होता है? कोबाल्ट, फास्फोरस, आयरन एंड कॉपर। साथियों, पिगलेट एनीमिया अर्थात जो पिगलेट होते हैं यानी सुअर के जो बच्चे होते हैं उनके अंदर आयरन की कमी के कारण पिगलेट एनीमिया पाया जाता है। मोलिब्डेनम की अधिक मात्रा से किस तत्व के अंदर कमी आ जाती है? जिंक, कॉपर, आयरन एंड सोडियम। साथियों, मोलिब्डेनम जो है वो कॉपर की अधिकता के अंदर कम हो जाता है। वह कॉपर की कमी होने पर मोलिब्डेनम की मात्रा बढ़ जाती है। ये एक दूसरे के एंटागोनिस्ट काम करते हैं, तो इसका आंसर होगा कॉपर। ऊन में कौन सा अमीनो अम्ल पाया जाता है? वेलिन, एलानिन, फिनाइल एलानिन, सिस्टीन। साथियों, ऊन में सल्फर युक्त अमीनो अम्ल पाए जाते हैं। सल्फर युक्त अमीनो अम्ल पाया जाता है। सल्फर युक्त अमीनो अम्ल तीन होते हैं, सिस्टीन, सिस्टाइन और मेथियोनिन। तो इसका आंसर होगा द सिस्टीन। ऑक्सलेट उच्च मात्रा में पाया जाता है। साथियों, चावल स्ट्रा में, काउपी में, ज्वार कड़वी में, जई के चारे में। ऑक्सलेट जो होता है साथियों, यह एक प्रकार का एंटी न्यूट्रिशन फैक्टर होता है और यह चावल की स्ट्रा में अधिक मात्रा के अंदर पाया जाता है। अगला प्रश्न देखें, विटामिन B12 में निम्न में से कौन सा तत्व पाया जाता है? कैल्शियम, क्रोमियम, कोबाल्ट और कॉपर। साथियों, कोबाल्ट की उपस्थिति के अंदर ही विटामिन B12 का निर्माण होता है। रोमन के अंदर विटामिन B12 बनते हैं जो कि बैक्टीरिया के द्वारा बनाया जाता है और कोबाल्ट की उपस्थिति के अंदर विटामिन B12 का निर्माण होता है। अगला प्रश्न 8वां देखें, 400 किलोग्राम वजन की भैंस को ड्राई मैटर कितना दिया जाना चाहिए? साथियों, ड्राई मैटर ज्ञात करने का जो थंब रूल है वह इस प्रकार है कि लगभग भैंस के अंदर या क्रॉस ब्रेड काऊ के अंदर 2.5 से 3 किलोग्राम ड्राई मैटर की आवश्यकता पड़ती है प्रति 100 केजी बॉडी वेट पर। तो लगभग 2.5 से 3 किलोग्राम की अगर बात करें और 400 किलो पर हम बात करें तो अधिकतम जो होगा वो लगभग 12 किलो और कम से कम 10 किलो। तो यहाँ पर हम अधिकतम की बात करें तो लगभग 12 किलो जो है वो आंसर सही होगा। एनएफई की पशु पोषण में फुल फॉर्म क्या है? साथियों, एनिमल न्यूट्रिशन के अंदर एक टर्म आती है एनएफई। उसके ऑब्जेक्टिव अपन देखते हैं, नेट फीकल एनर्जी, नाइट्रोजन फ्री एक्सट्रैक्ट, नाइट्रोजन फ्री एनर्जी, नाइट्रोजन फीकल एक्सट्रैक्ट। साथियों, इसका आंसर होगा नाइट्रोजन फ्री एक्सट्रैक्ट। एनएफई की फुल फॉर्म है। एनएफई क्या होता है? क्योंकि कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो दो भागों से मिलकर बने हुए होते हैं। एक भाग के अंदर क्रूड फाइबर आते हैं और दूसरा भाग जो है वो एनएफई से मिलकर बना हुआ होता है। एनएफई जो होता है उसके अंदर मुख्यतः हेक्सोस, शुगर्स इत्यादि आती है, जबकि क्रूड फाइबर के अंदर सेलुलोज, हेमिसेलुलोज, लिग्निन, पेक्टिन इत्यादि आते हैं। अगला प्रश्न हम देखें, एसिड AIA पार्ट अप्रोक्सीमेट एनालिसिस के अनुसार क्या है? सिलिका, फास्फोरस, कैल्शियम, उपरोक्त में से कोई नहीं। साथियों, AIA क्या है? AIA एक प्रकार से एसिड इनसॉल्युबल ऐश इसका फुल फॉर्म है और एसिड इनसॉल्युबल ऐश अर्थात जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड के अंदर
वह पार्ट जो कि घुलता नहीं है वह क्या होता है? तो साथियों, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के अंदर सिलिका नहीं घुलती है, जबकि अन्य लवण जैसे कैल्शियम और फास्फोरस घुल जाते हैं। तो एसिड इनसॉल्युबल एश के अंदर सिलिका, जिसे हम रेत कहते हैं सामान्य भाषा में, वह आती है। अगला हम देखते हैं पैरोसिस रोग किसकी कमी से होता है? पैरोसिस रोग एक प्रकार से लैमनेस करता है और इसके किसकी कमी से होता है? तो ऑप्शन अगर हम देखें, बायोटीन, मैग्नीज, विटामिन एच और उपरोक्त सभी। साथियों, पैरोसिस जो रोग होता है वो इन तीनों की कमी से होता है, बायोटीन, मैग्नीज और विटामिन एच। इसलिए इसका आंसर उपरोक्त सभी होगा। अगला प्रश्न देखिए, टॉप फीड। टॉप फीड के ऑप्शन हम देखें क्या है? टॉप फीड ड्राई रफेज, सकुलेंट कंसंट्रेट एंड अनपियन। साथियों, टॉप फीड क्या होते हैं? टॉप फीड जो होते हैं पौधे के ऊपर पाए जाने वाली पत्तियां, फूल इत्यादि को हम टॉप फीड कहते हैं। टॉप फीड जो होते हैं वो ड्राई नहीं होते, जबकि इनके अंदर पानी की मात्रा अधिक होती है और क्रूड फाइबर की मात्रा, टीडीएन की मात्रा भी कम होती है और क्रूड फाइबर की मात्रा अधिक होती है। इसलिए ये एक प्रकार के लफेज होते हैं और सकुलेंट रफेज कहलाते हैं। अगला प्रश्न हम देखें कि निम्न में से क्रूड फाइबर है। ऑप्शन अपन यहाँ देखते हैं, निम्नानुसार है। निम्न में से क्रूड फाइबर है, ऑप्शन में दिया हुआ है सेलुलोज, लिग्निन, हेमिसेलुलोज और द सभी। साथियों, अभी हमने चर्चा ही करी थी कि क्रूड फाइबर में क्या क्या आते हैं, तो इसके अंदर सभी आते हैं, द आंसर इसका होगा। सॉक्सलेट उपकरण निम्न को ज्ञात करने में उपयोगी है। सॉक्सलेट उपकरण निम्न को ज्ञात करने में उपयोगी है। ए ऑप्शन ईथर एक्सट्रैक्ट, क्रूड प्रोटीन, ब एनएफपी और द उपरोक्त सभी। साथियों, सॉक्सलेट उपकरण का उपयोग फैट के एनालिसिस में किया जाता है, जो फैट के एनालिसिस के अंदर उपयोगी होता है। और प्रॉक्सिमेट एनालिसिस में फैट जो होती है वो ईथर एक्सट्रैक्ट के द्वारा नापी जाती है। इसलिए ई को नापने के लिए सॉक्सलेट उपकरण का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से ज़ैंथिन ऑक्सीडेज एंजाइम में धातु पाई जाती है? मोलिब्डेनम, सेलेनियम, कॉपर और आयरन। साथियों, इसका आंसर होगा मोलिब्डेनम, क्योंकि मोलिब्डेनम से ही ज़ैंथिन ऑक्सीडेज एंजाइम बनते हैं। अगला प्रश्न हम देखें, फाइलोक्विनोन विटामिन की कमी से होने वाला रोग है? स्वीट क्लोवर डिजीज, ब्लीडिंग डिजीज, उपरोक्त दोनों और कोई नहीं। साथियों, फाइलोक्विनोन क्या है? फाइलोक्विनोन जो है वो विटामिन के का दूसरा नाम है। उसकी कमी से होने वाले रोग हैं स्वीट क्लोवर पॉइजनिंग, जो कि डाइक्लोरल एंटी न्यूट्रिशन फैक्टर के कारण, और ब्लीडिंग डिजीज होती है। तो इसका आंसर होगा उपरोक्त दोनों। विटामिन ई की कमी से होने वाले रोग हैं। इसके अंदर अगर अपन ऑप्शन देखें तो पहला है प्योलिनेराइटिस, दूसरा ऑप्शन देखें तो क्रेजी चिक बीमारी, तीसरा पेरोसिस और चौथा पीईएम। पीईएम की फुल फॉर्म पॉलीएन्सेफेलोमलेशिया। साथियों, विटामिन ई की कमी से होने वाला रोग जो है वो क्रेजी चिक डिजीज है, जबकि पोलिनेराइटिस बी1 के कारण, पीईएम भी बी1 के कारण, विटामिन बी1 के कारण, और पेरोसिस अपन पहले भी देख चुके हैं, मैग्नीज की कमी, विटामिन एच की कमी और बायोटीन की कमी से होता है विटामिन। सामान्य जीवन निर्वाह मेंटेनेंस के लिए भैंस में कितने कंसंट्रेट की आवश्यकता होती है? कंसंट्रेट की मात्रा अगर अपन देखें तो सामान्य जीवन निर्वाह के लिए गाय को लगभग 1 से 1.25 किलो के लगभग और भैंस को लगभग 2 किलो प्रतिदिन की आवश्यकता होती है। तो इसका आंसर 2 किलो होगा। एंजियोटिक अटेक्सिया निम्न में से किसकी कमी से होता है? एंजियोटिक अटेक्सिया निम्न में से किसकी कमी से होता है? तो आयरन, जिंक, कॉपर और मोलिब्डेनम से आंसर क्या होगा? तो हम देखते हैं कि कॉपर के कारण जो है एंजियोटिक अटेक्सिया होता है। अगला प्रश्न हम समझे, पीट स्कोर या टर्टनेस किस तत्व के बढ़ने के कारण होता है? कॉपर, मोलिब्डेनम, जिंक, विटामिन ए। साथियों, टर्टनेस और पीट स्कोर एक प्रकार की दस्त होती है, जो कि कॉपर की कमी होने पर और मोलिब्डेनम के बढ़ने के कारण होती है। क्योंकि कॉपर जब बढ़ता है तो मोलिब्डेनम अपना आप बढ़ जाएगा, कॉपर घटेगा तो मोलिब्डेनम बढ़ जाएगा, मोलिब्डेनम बढ़ेगा तो कॉपर घट जाएगा। ये एक दूसरे के एंटागोनिस्ट चलते हैं, जिंक और विटामिन ए और ऑप्शन में। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि मोलिब्डेनम के बढ़ने के कारण ही पीट स्कोर या टर्टनेस होती है। अल्कली डिजीज अथवा ब्लाइंड स्टेगर बीमारी का कारक है? सेलेनियम का बढ़ना, सेलेनियम का घटना, कॉपर का बढ़ना, कॉपर का घटना।
साथियों, इस प्रश्न को अगर अपन ढंग से देखें तो इसका जो आंसर होएगा वो होएगा सेलेनियम का बढ़ना, क्योंकि सेलेनियम की बढ़ने से ही अल्कली डिजीज या ब्लाइंड स्टेगल होती है। इसका कारण क्या है कि सेलेनियम के बढ़ने के कारण विटामिन ई की कमी हो जाती है, इसलिए ब्लाइंड स्टेगल बीमारी होती है। विटामिन ई की कमी वृद्धि से होने वाला रोग है। स्टिफ लैम्प डिजीज, व्हाइट मसल डिजीज, मलबरी हार्ट डिजीज, उपरोक्त सभी। साथियों, इसका आंसर होगा उपरोक्त सभी, क्योंकि ये सभी विटामिन ई की कमी या वृद्धि से होने वाले रोग हैं। निम्न में से कौन सा एंटी न्यूट्रिशन फैक्टर साइनोजन है? धुरिन, माइमोसिन, सपोनिन और क्यूमारिन। आंसर इसका होगा धुरिन। धुरिन एक प्रकार का साइनोजन होता है जो कि जवार से प्राप्त होता है, जबकि और दूसरे हम देखें कि सपोनिन जो होता है वो सोयाबीन से प्राप्त होने वाला प्रोटीन है। माइमोसिन जो होता है ये सुबाबुल से प्राप्त होता है। क्यूमारिन जो होता है वो स्वीट क्लोवर पॉइजनिंग के अंदर निकलता है, जो कि वन मेथी से प्राप्त होता है। आगे हम देखें, मूंगफली की खल में निम्न में से कौन सा एंटी न्यूट्रिशन फैक्टर पाया जाता है? तो इसका आंसर होगा एफ्लाटॉक्सिन। जबकि हम देखें ऑक्सलेट जो है चावल की स्ट्रा में, एविडिन अंडे में और रिसिन जो होता है वो अरंडी के अंदर पाया जाता है। एंटी विटामिन ई पाया जाता है। इसका ऑप्शन देखें, सोरगम, किडनी बीन, कैस्टर बीन और कपास की खल। एंटी विटामिन ई जो होता है वो निम्न में से हम देखें तो वो किडनी बीन के अंदर पाया जाता है, जिसे हम कहते हैं राजमा सामान्य भाषा के अंदर। इसके अंदर ये है एंटी विटामिन ई पाया जाता है, जिसके कारण हम देखते हैं स्टिफ लैम्प डिजीज इत्यादि होती है। निम्न में से हे के लिए अपन देखते हैं, हे के लिए सत्य कथन गलत कथन है। तो हम देखते हैं शर्करा युक्त फसलों से बनती है। दूसरा ऑप्शन 12 से 15% नमी वाली फसलों से बनती है। हे फसलों को सुखाने से बनती है। अच्छी हे फसलें ल्यूसन, बरसिन, जई, बाजरा इत्यादि है। साथियों, इसका अगर हम देखें तो आंसर होगा पहला ए, कि यह शर्करा युक्त फसलों से बनती है। साथियों, शर्करा युक्त फसलों से हे नहीं बनाई जाती, जबकि कम शर्करा युक्त फसलों से हे बनती है। शर्करा युक्त फसलें जो होती है वो साइलेज के निर्माण में बहुत उपयोगी होती है। आगे हम देखें, अगला रिसिन पाया जाता है। तो रिसिन जो होता है हमने जैसे पहला चर्चा करी, अरंडी के बीजों के अंदर रिसिन पाया जाता है। कस्टर्ड सीड्स के अंदर रिसिन पाया जाता है। रिसिन एक प्रकार के लेक्टिन्स होते हैं जो कि हीम का काम करते हैं, अर्थात रक्त के स्कंदन करने का कार्य करते हैं। अगला प्रश्न हम देखें कि निम्न में से सपोनिन पाया जाता है। सपोनिन किस में पाया जाता है? सोयाबीन, ल्यूसर्न, लेग्यूम फोडर और माइमोसिन। तो यहाँ पर हम इसको अच्छे से ध्यान रखें कि अगर इस प्रश्न को हम अगर देखें तो यहाँ हम देखते हैं ल्यूसर्न, माइमोसिन, लेग्यूम फोडर और सोयाबीन। साथियों, इस प्रश्न को अगर हम देखें तो इसमें ल्यूसर्न, सोयाबीन और लेग्यूम फोडर ये तीनों ही सही है, क्योंकि ये प्रोटीन में पाया जाता है सपोनिन। तो ये प्रश्न के अंदर ये तीनों ही ऑप्शन सही होंगे, अर्थात सोयाबीन, लेग्यूम फोडर और ल्यूसन तीनों सही होंगे, जबकि माइमोसिन जो है सुबाबुल से मिलता है और इसमें सपोनिन नहीं पाया जाता। अगला प्रश्न हम देखें कि निम्न में से प्रोबायोटिक होते हैं माइक्रोबियल फीड सप्लीमेंट, हार्मोन, एंटीऑक्सीडेंट और पैलेट बाइंडर। साथियों, अगर हम देखें कि प्रोबायोटिक क्या चीज है, तो प्रोबायोटिक एक तरह से माइक्रोबियल ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि पशुओं के अंदर या बछड़ों के अंदर जो है छोटे जानवरों के अंदर दिए जाते हैं, जिससे उनके आंत का और रूमन का सिस्टम सही चले। तो इसका आंसर ए होगा, माइक्रोबियल फीड सप्लीमेंट। बेगेसी निम्न में से किस उद्योग का उत्पाद है? दाल मिल, गन्ना उद्योग, कपास उद्योग, क्रूड तेल। साथियों, बेगेसी गन्ना उद्योग का उत्पाद है। गन्ने से रस निकलने के पश्चात जो डंठल, ठूठ या जो फाइबर्स युक्त पदार्थ रह जाते हैं उन्हें हम बेगेसी कहते हैं। निम्न में से कौन सी फंजाई का उपयोग करनाल प्रक्रिया में घटिया चारे के उपचारित करने में लेते हैं? साथियों, ये फेनरोकीट, कॉपिनस, केनोडर्मा और प्लूरोटस ये सभी प्रकार की फंजाई का उपयोग चारे को उपचारित करने के अंदर किया जाता है। लेकिन एक विशेष ध्यान रखें कि कॉप्रिनस जो फंजाई है उसका उपयोग हम करनाल प्रोसेस के अंदर करते हैं।
पीएच का मान बहुत अच्छी साइलेज के लिए क्या होता है? तो बहुत अच्छी साइलेज के लिए हम देखें तो पीएच का मान जो होता है वो 3.5 से 4.2% होता है। अगला प्रश्न हम देखें कि रिसिन है, तो हमने जैसे पहले चर्चा करी कि रिसिन क्या है, लेक्टिन, साइनोजन, ग्लाइकोसाइड और विटामिन एंटी विटामिन के। तो रिसिन एक प्रकार का लेक्टिन है जो कि हीमोग्लूटिनिन करने का काम करता है। पीईजी व पीवीपी निम्न में से किसके साथ बंध बनाते हैं? तो ये पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल और पॉलीवाइलेन पाइरोलिडोन दो प्रकार के पदार्थ हैं जो कि टैनिन, फाइटिक अम्ल, ऑक्सैलिक अम्ल और माइमोसिन ये ऑप्शन में हमको देते हैं। तो हमें पता चलना चाहिए कि टैनिन के साथ ये बंध बनाते हैं बिकॉज इनका उपयोग टैनिन के साथ में क्रिया करने से ये एंटी न्यूट्रिशन फैक्टर खत्म हो जाता है। नाइट्रेट पॉइजनिंग है, मेज है पॉइजनिंग, ओट है पॉइजनिंग, आगे देखें ल्यूसर्न है पॉइजनिंग और ऑल ऑफ अबव। तो नाइट्रेट पॉइजनिंग क्या है? तो साथियों नाइट्रेट पॉइजनिंग जो होती है वो ओट है पॉइजनिंग को हम नाइट्रेट है ओट है पॉइजनिंग को हम नाइट्रेट पॉइजनिंग कहते हैं क्योंकि ओट के कारण नाइट्रेट की वृद्धि हो जाती है। अगला प्रश्न हम देखें कि भारत में अपनाया गया फीडिंग स्टैंडर्ड क्या है? भारत में कौन सा फीडिंग स्टैंडर्ड अपनाया गया है? तो इसका आंसर होगा मॉरिसन स्टैंडर्ड जो है भारत के अंदर अपनाए गए हैं। अगला प्रश्न हम देखें स्टार्च इक्विवेलेंट सिस्टम किसने दिया? केल्नर, एटवाटर, जॉर्ड और था। साथियों केल्नर ने स्टार्च इक्विवेलेंट सिस्टम दिया था फीडिंग स्टैंडर्ड की बात करें तो हम, जबकि हम देखें तो थार ने है इक्विवेलेंट दिया था और जॉर्ड ने स्कैंडिनेवियन फीड यूनिट दिया था। अगला हम प्रश्न देखें 38वां, सामान्य दूध में कितना अधिक प्रोटीन गाय के कोलेस्ट्रॉल से पाया जाता है? सामान्य दूध से कितना अधिक प्रोटीन गाय के कोलेस्ट्रॉल में पाया जाता है? तो ऑप्शन देखें दुगुना, 5 गुना, तिगुना और 10 गुना। साथियों इसका आंसर होगा 5 गुना कोलेस्ट्रॉल अधिक पाया जाता है क्योंकि हम देखते हैं कि कोलेस्ट्रॉल के अंदर लगभग 17% प्रोटीन पाया जाता है जबकि सामान्य जो दूध होता है उसके अंदर लगभग 3.5% ही प्रोटीन होता है। तो लगभग 5 गुना प्रोटीन अधिक मात्रा में पाया जाता है। काफ स्टार्टर राशन कितने उम्र के काफ को खिलाना चाहिए? 15 दिन, 2 माह, 1 माह और 3 माह। साथियों काफ स्टार्टर राशन जो है वो लगभग तीसरे सप्ताह, दूसरे से तीसरे सप्ताह में शुरू किया जाता है या जिसे कह सकते हैं 21 दिन के लगभग शुरू किया जाता है। तो यहाँ सही ऑप्शन होना चाहिए 15 दिन। गर्भवती गाय को चैलेंज फीडिंग दी जाती है ब्याहने के 2 माह पहले, 2 दिन पहले, 15 दिन से पहले, 2 माह पहले और 2 माह ब्याहने के बाद। तो साथियों यहाँ पे इसका आंसर होगा ब्याहने के 15 दिन से पहले अर्थात ब्याहने के 2 सप्ताह पहले से जो है चैलेंज फीडिंग जो है गर्भवती गाय को दी जाती है। तो ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। फ्लशिंग राशन उपयोगी है ऊन की वृद्धि में, दुग्ध की वृद्धि में, मांस की वृद्धि में, अंडोत्सर्जन की वृद्धि में। साथियों फ्लशिंग राशन जो होता है वो भेड़ों के अंदर दिया जाता है और भेड़ों के अंदर ट्रिपलेट या क्वाड्रपलेट हो सके, डबलेट हो सके, इसके लिए अंडोत्सर्ग की वृद्धि करने के लिए फ्लशिंग राशन दिया जाता है। विटामिन बी 1 की कमी से होने वाला रोग है, तो इसके अंदर ऑप्शन हम देखें तो पीईएम, सेरेब्रोस्पाइनल नेक्रोसिस, एन्सेफलोमलेशिया और सभी। साथियों ये सभी विटामिन बी 1 की कमी से होने वाले रोग हैं, पॉलीइंसेफलोमलेशिया, सेरेब्रोस्पाइनल नेक्रोसिस और एन्सेफलोमलेशिया। अगला प्रश्न हम देखें बकरियां होती है ब्राउजर, ग्रेजर, फोरेजर और हंट। साथियों बकरियां ब्राउजर होती है क्योंकि ये सेलेक्टिव फीडिंग करती है जबकि ग्रेजर फोरेजर जो है सभी प्रकार के फूड खाते हैं। अमोनिया द्वारा उपचारित करने पर स्ट्रा में क्रूड प्रोटीन की मात्रा कितने प्रतिशत बढ़ती है? साथियों सामान्यतः स्ट्रा में क्रूड प्रोटीन जो होता है वो 0 होता है जो कि बढ़कर 3% तक बढ़ जाता है क्रूड प्रोटीन। इस हिसाब से हम देखें तो 300% यानी 3 गुना वृद्धि हो जाती है अमोनिया से उपचारित करने पर। तो आंसर इसका 300% होगा। पर्नीशियस एनीमिया किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन सी, बायोटीन, फोलिक अम्ल और विटामिन बी 12। तो इसका आंसर होगा विटामिन बी 12 की कमी से पर्नीशियस एनीमिया होता है जबकि फोलिक अम्ल की कमी से मेगलोब्लास्टिक एनीमिया होता है। साथियों ये मैंने आपको यहाँ पर सामान्य न्यूट्रिशन के प्रश्न सोल्व किए, आपको लगता है समझ में आया होगा इसमें। साथियों चैनल को सब्सक्राइब करें, अच्छा लगे तो लाइक करें
और एक बार न्यूट्रिशन के नोट्स जो है इस चैनल पर जो पहले ही अपलोड किए जा चुके हैं उनको पुनः एक बार पढ़ें, जिससे आपका पूरा कोर्स का रिवीजन 1 से 1.5 घंटे में हो जाएगा और आपका कॉन्फिडेंस एग्जाम देने के लिए इंक्रीज होगा। थैंक यू।